मार्गदर्शन करें। यहाँ हारित ऋषि के तुल्य विराजमान मान्यवर उत्तम स्वामी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अजीत जी महापात्र, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया, इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी साहब और हमारे माननीय विभाग संघचालक मान्यवर हेमेंद्र जी शिमाली और पन्ना धाय के तुल्य त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति यहाँ विराजमान मातृशक्ति, और जिस हल्दी घाटी के युद्ध में सभी जातियों का यह जनयुद्ध था, उसी प्रकार से आज यहाँ विराजमान सभी बंधुओं। मुझे लगता है कभी कभी प्रताप के चरित्र को हम हल्दी घाटी, दिवेर या मेवाड़ तक ही सीमित करके एक बहुत बड़ा अन्याय कर देते हैं। मैं आपको सबसे पहले उस प्रसंग की याद दिलाना चाहता हूं जिस समय उन्होंने सूरत के अकबर के ठिकाने पर आक्रमण किया और वहां के सेनापति जो हाथी पर युद्ध कर रहा था उसके ऊपर भाले सा वैसा वार किया जैसा मानसिंह ने बचा लिया था, और उस मुगल सेनापति की पीठ को छेदते हुए और वह भाला उस हाथी की पीठ तक चला गया, उसको निकालना बड़ा मुश्किल था। तो महाराणा प्रताप का जहां ये पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, एक एक इंच पर उनके कदम पड़े हैं, और इस मेवाड़ की जनता को न केवल सुरक्षा दी है, बहुत कम लोगों को ध्यान होगा कि अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था 1584 में। उन्होंने पूरे उदयपुर जिले के सारे मुगल थानों को नष्ट करके और इसका नाम उदयपुर किया, और यहाँ जो राजस्व वे लेते थे मेवाड़ की मुद्रा में लेते थे, और सबको कह दिया कि कोई भी मोहम्मदाबाद के नाम से मुगलों को राजस्व नहीं देगा, और मेवाड़ की जनता ने भी उनका साथ दिया। और नहीं तो आज शायद जैसे हम देखते हैं मुरादाबाद या अलीगढ़ या सारे वैसे नाम, उदयपुर का नाम भी शायद अगर महाराणा प्रताप ने उस समय 1584 में अगर नहीं बदला होता तो मोहम्मदाबाद होता। शायद यह भी बहुत कम लोगों को विदित होगा कि चित्तौड़ का नाम भी उसने अकबराबाद कर दिया था, और 1586 में चित्तौड़ के किले पर जो है मुगल रहे, लेकिन चित्तौड़ के आसपास के सारे क्षेत्रों में मुगल थानों का नाम निशान मिटाकर, और कोई गजट नोटिफिकेशन से नाम नहीं बदला जाता था उस समय, यानी कि सारे पूरे चित्तौड़ क्षेत्र में लगान वसूली के लिए अपने थाने और अपने लोगों के माध्यम से, और उसका नाम भी उन्होंने वापस चित्तौड़ किया। तो मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप की आज जयंती है, और हम अगर उनके उस शौर्य और पराक्रम की बात करें, एक तीसरी घटना में सबसे पहले अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले कहना चाहूंगा कि ये जो 1584 में उन्होंने उदयपुर के सारे मुगल थानों को, पूरे जिले के सारे संभाग के मुगल थानों को जिस प्रकार से यहां से विनष्ट किया, वो बिजली की गति से किया। ऐसा क्यों हुआ? अभी मान्यवर सतीश जी पूनिया ने दिवेर का नाम लिया था। दिवेर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा भीषण था, और दिवेर के युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। मुझे लगता है बांग्लादेश मुक्ति के समय या तो 1,09,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, या विश्व के इतिहास में 36,000 उस समय के मुगल सैनिकों का आत्मसमर्पण, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसको हम इतिहास में ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे। अब जरा विचार करिए कि प्रताप की सेना कम संख्या में थी, वह 36,000 की जिस सेना ने आत्मसमर्पण किया, क्यों किया? क्योंकि बहलोल खां को उन्होंने तलवार के एक वार से उसका पूरा सिर, उसका कवच और घोड़े समेत उसको खड़ा 2 भागों में चीर दिया। ये अक्सर हम कहते हैं नानो सो अमरियो। अमर सिंह का जन्म जो है उस समय वो 16 वर्ष के थे हल्दी घाटी के युद्ध के समय, और इसलिए वो नहीं। मैं वहां की दूसरी घटना को याद दिलाना चाहता हूं। दिवेर के युद्ध में अकबर का चाचा और दिवेर का जो
सेनापति या मुगल सेनापति जो था सुल्तान खां, उसको अमर सिंह ने भाले के वार से भाला उसके शरीर को बींध कर, घोड़े को बींध कर और जमीन में धंस गया था। अभी जो माननीय सतीश जी पुनिया जी ने कहा कि उसको भी, या शायद चौधरी साहब ने कहा कि उसको भी जल पिलाया, तो वो तड़फ रहा था, पानी मांग रहा था। अब आप सोचिए, जो प्रताप युद्ध की मैदान में है, जिस अकबर ने घोषणा कर रखी थी कि जीवित या मृत प्रताप चाहिए, और जब वहां उनका चाचा और वहां का सेनापति दिवेरका पानी के लिए तड़प रहा था, तो उन्होंने अमर सिंह से कहा कि इसको पानी पिलाओ, तो इसको बहुत वेदना हो रही है, भाला इसके शरीर से निकाल लो। तो चूंकि भाला तो जमीन तक घुस गया था, निकल नहीं रहा था, अमर सिंह ने अपने हाथ की ताकत लगाई तो कि इसके सीने पे पांव रख के और ये भाला निकालो, और उसके बाद जल पिलाया। कहने का मतलब यह है कि यह जो घटनाएं हुई, इसलिए प्रताप की सेना से ज्यादा बड़ी सेना ने वहां हाथ में हथियार होते हुए आत्मसमर्पण कर देना, जो जिहाद के लिए लड़ रही थी उसका मतलब आत्मसमर्पण कर देना। और इसलिए उसके बाद आप देखिए कि पूरे उदयपुर जिले के सारे थाने और सबको मुक्त करने में उनको मदद मिली। उसी अमर सिंह के सेनापतित्व में मेवाड़ में 36 मुगलों के थाने थे। 1583 से 1585 के बीच वो सारे उन्होंने यहां से विनष्ट किया। एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वैसे यहाँ 20-25 मिनट में प्रताप का पूरा चरित्र कह पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो 36 थाने मुगलों के यहां से विनष्ट किए, और उसके बाद 1588 में जहाजपुर को विजय किया। ये जहाजपुर क्या था? जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ तो पहले उदय सिंह जी के जो धीराबाई महारानी थी, उनके प्रभाव से उनके भाई जगमाल, जो छोटा भाई था, उसका राज्याभिषेक कर दिया था। मेवाड़ में यह परंपरा रही है कि जो भी गद्दी का उत्तराधिकारी होता था वह दाह संस्कार में नहीं जाता था, इसलिए जगमाल दाह संस्कार में नहीं गया, प्रताप वहां गए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि प्रताप कैसे आए, और जब वापस जाते समय पता चला शमशान से कि यह जो है राज्याभिषेक जगमाल का हो गया है, तो सारे सामंत उद्वेलित हो गए। जो राणा बावड़ी कहते हैं, तो वहीं पे जहां उन्होंने प्रताप को ढूंढा और जहां वो बैठे थे वहीं उनका राज तिलक किया। इसीलिए मेवाड़ में कहावत है, जहां राणा जी वहां मेवाड़। तो वहां राज तिलक किया। बाद में कुंभलगढ़ में उनका विधिवत राज तिलक हुआ, और वहां मारवाड़ जोधपुर के राजा चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध या अपने राज्याभिषेक से पहले ही, चाहे वो ईडर हो, चाहे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो जोधपुर हो, सभी वहां के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और कहीं कहीं उनको अगर वहां जैसे बूंदी में उनको जो है शासक बदलना पड़ा, तो उन्होंने एक दूसरे सामंत को वहां शासक बना के, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में जो मेवाड़ 3 तरफ मुगलों से घिरा हुआ था, केवल दक्षिण खाली था, वहां उन्होंने चाहे वो ईडर हो, सिरोही हो, चाहे वो मारवाड़ हो, और चाहे वह डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, सब दूर अपना कूटनीतिक या अपनी सेना के बल पे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा था, इसीलिए वे इसे सुरक्षित रख पाए। अगर हम प्रताप के जन्म को ही एक शुभ संकेत लें, तभी प्रसंग आया था वीर और त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय का। तो पन्नाधाय के पुत्र का जिसने हत्या की, बनवीर, और जो चित्तौड़ का शासक बन गया था, 1540 में महाराणा प्रताप के जन्म के तत्काल बाद महाराणा उदय सिंह को सफलता मिली थी चित्तौड़ पर अपना अधिकार करने के लिए। और मुझे लगता है कि वो पन्नाधाय के पुत्र का जो बलिदान हुआ था, उसका बदला वो बनवीर को मार के उस दिन महाराणा उदय सिंह ने लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि उनके जन्म के समय से ही यह जो एक संकेत कि उनके जन्म के साथ ही चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का अधिकार हुआ। और उसके बाद का घटनाक्रम में मैं बहुत अधिक न जाते हुए केवल एक बात और मैं कहना चाहता हूं। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि प्रताप का शायद हल्दी घाटी ही युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध से पहले
15 वर्ष की आयु यानी सन 1555 से 9 युद्धों में उन्होंने विजय पाई है। सबसे पहले 15 वर्ष की आयु में उन्होंने जेताना अपने बांसवाड़ा के रास्ते पे आता है, वहां पर डूंगरपुर रावल आस्करण की सेना को परास्त करके और एक प्रकार से वागड़ क्षेत्र में उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया। भोमट में, छप्पन में और एक बार कुंभलगढ़ पर भी मुगल आक्रमण हुआ तो उसको भी विफल किया। ये सारे उन्होंने एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अपने राज्यारोहण के पहले और कुंवर रहते हुए उन्होंने, और हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के पहले 9 युद्ध उन्होंने विजित किए। युद्ध केवल मेवाड़ की सीमा तक ही नहीं रहे, उन्होंने मंदसौर और मालवा के मुगल थानों को भी उसके पहले लूट चुके थे। गुजरात से आगरा जाती मुगल सेना को भी वो उसके पहले लूट चुके थे। तो कहने का मतलब, बल्कि कुछ इतिहासकारों का यहां तक कहना है कि यह जो, चूंकि एक और बात मैं बीच में कहना चाहता हूं, जून में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उसके 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ही अगस्त में उन्होंने 3 मुगल थाने लूट लिए थे, जिसमें एक मुगल थाना अजमेर का भी था। अजमेर, गोरवार और ये जो 3 और उदयपुर में जो कुछ मुगल थाने बन गए थे उन सबको लूट लिया था उसके बाद उन्होंने। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी लाहौर इसलिए स्थानांतरित की थी कि मेवाड़ की सेना की लूटपाट से वह थोड़ा विचलित हुआ था। इसके और भी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण कहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का अपना जो शौर्य है उसको ठीक परिप्रेक्ष्य में हमको देखने की आवश्यकता है, और उसी के आधार पर हमें भी आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि देश के सामने जो संकट हैं, अभी मान्यवर सतीश जी पूनिया ने भी जो सारे अभी बताए, चाहे जेएनयू वाला प्रसंग, तो मुझे लगता है कि हमें आज के समय में वैसा ही संकल्प लेना चाहिए जैसा महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था। तो महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व था वह सदैव आक्रामक रहा है, और महाराणा प्रताप ने स्वयं युद्ध लड़ा है। अकबर हमने सामने का युद्ध नहीं लड़ा। अकबर तो कभी मानसिंह को, कभी राजा भगवान दास उनके पिताजी, या कभी टोडरमल, ऐसे अलग अलग कहीं कोई रहीम खान खाना, वे सारे उनकी ओर से युद्ध लड़ते। जो मानसिंह शोलापुर की विजय करके आया था, उसके बाद वही महाराणा प्रताप के साथ संधि प्रस्ताव लेके आया था। उसके दम था कि मैंने शोलापुर विजय किया है और मैं महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लूंगा, लेकिन नहीं माना पाया। और अकेले मानसिंह का ही नहीं, उनके पिता महाराजा भगवान दास भी आए थे और 2 बार और जो है प्रस्ताव लेकर आए थे, टोडरमल भी आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रताप के पास अकबर ने अनेक संधि प्रस्ताव रखे। प्रताप चाहते तो जंगल जंगल युद्ध करने, मैं कहता हूं प्रताप भटके नहीं थे, चूंकि 1-1 लाख तक मुगल सेना आ गई थी, मेवाड़ के चप्पे चप्पे पर फैल गई थी, और उनका एक आम जनता को अपहरण करना, उनको गुलाम बनाना, लूटपाट करना, और इसलिए जंगल जंगल उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध किए हैं। और इसलिए महाराणा प्रताप ने उस समय एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ की प्रजा को जो संरक्षण दिया था, उसी के कारण मेवाड़ की प्रजा उनके साथ खड़ी हुई, और उन्होंने जो उस समय आदेश निकाला था कि मुगलों को कोई लगान नहीं देगा, चाहे खेत हमको वैसे ही पड़े रखने पड़े, तो मेवाड़ की जनता ने खेती न की, पशुचारण न किया जहां मुगल सेना आ जाती थी, और लगान नहीं देते थे, और इसलिए यह जो है कठिनाई होती। अब मूल जो है हल्दी घाटी की लड़ाई जो उनकी बहुत प्रसिद्ध रही है, और कई इतिहासकारों ने कह दिया कि हल्दी घाटी की लड़ाई से प्रताप ने पलायन किया था और प्रताप की उसमें पराजय हुई थी, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने निर्णय के आधार पर मुगल सेना पर आक्रमण किया। उनके आक्रमण की प्रबलता के कारण मुगल सेना कई मील पीछे चली गई, और पीछे से मेहतर खां को, जो उसके हरावल में था,
ये कहते हुए आना पड़ा बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो उस भय और उस के कारण वह भागती हुई मुगल सेना वापस लौटी थी। तो पहला ही आक्रमण उनका इतना भीषण और प्रबल था कि हल्दी घाटी में वह मुगल सेना भागने को तैयार हुई। बल्कि एक और है, वहां पर आसफ अली खान ने पूछा, क्योंकि सेना में दोनों ही तरफ राजपूत लड़ रहे थे, उधर कछवाहा जयपुर के सैनिक थे और इधर, तो दोनों ही तरफ केसरिया पगड़ी में लड़ रहे थे। उसने कहा कि मैं क्या करूं, किसकी तरफ मैं हथियार चलाऊं, पता ही नहीं चलता है कि अपनी सेना मुगल सेना कौन सी है और उनकी कौन सी है। तो वहां अल-बदावी कहता है तुम चिंता मत करो, जो भी एक काफिर मरेगा उससे इस्लाम का फायदा होगा। मतलब आप देखिए कहा वो सारा उस समय का जो था। फिर अगर प्रताप उस युद्ध में कहीं दबे होते, मैं कह रहा हूं अब पराजय की तो बात ही नहीं, उन्होंने उस लड़ाई के साथ समानांतर एक टुकड़ी भेजकर बनास के किनारे पर, जहां मानसिंह की सेना का शिविर लगा हुआ था, उनकी सारी रसद लूट ली। तो यहां से हल्दी घाटी के युद्ध से पराजित होकर जो मुगल सेना अपनी छावनी में पहुंची, तो वहां खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वहां के छावनी में जो सैनिक लगे हुए थे वो सब मृत पाए गए। इसका अक्सर इतिहासकारों ने बहुत अधिक वर्णन नहीं किया है। और उनको डर इतना था कि कहीं प्रताप की सेना आ न जाए, तो गोगुंदा में उन्होंने अपने आप को बंदी सा बना लिया, चारों ओर अर्गलाएं लगा दी, गहरी खाई खोद दी, ऊंची दीवारें बनाई और अपने घोड़ों को काटकर उनका मांस खाकर उन्होंने समय बिताए, ये इतिहास में लिखा है। और वे बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। अगर जो विजयशाली सेना थी तो वह ऐसा गोगुंदा में अपने आप को सुरक्षा के आवरण में छुपाने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता। उसके बाद अगर आप अल-बदायूनी के ही इतिहास को देखो तो हर मुगल युद्ध में मारे गए सैनिक और घायल सैनिक और घोड़ों तक की और हाथियों तक की फहरिस्त बनाई जाती थी, लिस्ट बनाई जाती थी और अकबर को भेजी जाती थी। वहां पर जब वो फहरिस्त बनाने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा अरे फहरिस्त छोड़ो, कोई मरा या नहीं मरा, पहले खाने पीने की व्यवस्था करो। और आसपास सब दूर घूम गए, वो गोगुंदा के आसपास कहीं भी उनको रसद नहीं मिली। इसलिए या तो वो गर्मी का मौसम था जून का, तो वहां आम जो कच्चे आम थे वो खाने से उनको पेचिश हो गई, दस्तें लगने लगी और उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और इसलिए उनको वहां से पलायन करना पड़ा। और जैसा मैंने कहा कि 18 जून को हल्दी घाटी युद्ध हुआ। अगस्त में उन्होंने उदयपुर, गोरवाड़ और सारे मुगल थानों को लूट लिया और सितंबर में उन्होंने गोगुंदा पर वापस कब्जा कर लिया 3 महीने के अंदर अंदर। तब जाकर अक्टूबर में स्वयं अकबर, ऐसा वर्णन आता है कि 60,000 से लेके 1 लाख तक सैनिकों के साथ उसने पूरे मेवाड़ के चप्पे चप्पे पर प्रताप को पकड़ने या मारने की पूरी कोशिश कर ली और कहीं नहीं हुआ। अब आप देखिए, प्रताप, उनकी 11 रानियां, उनके 17 कुंवर, उनका पूरा परिवार और सारे मेवाड़ के जो प्रजा, कोई अकबर के हाथ नहीं पड़े। यानी कि वो बराबर आक्रामक युद्ध में अपना पूर्ण संरक्षण करते रहे। जबकि आपको ध्यान हो कि प्रताप को पकड़ने के लिए जब 1580 में रहीम खान खाना को भेजा था, तो रहीम खान खाना की पत्नी बच्चे सारे अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिए थे। आप उस प्रताप की देखिए जिस प्रताप के लिए अकबर ने कह रखा था जीवित या मृत प्रताप मुझे चाहिए। और उन्होंने जब रहीम खान खाना का सारे परिवार के सदस्य अमर सिंह ने बंदी बना लिया, तो उन्होंने संदेश भेजा कि सबको सुरक्षित ससम्मान वापस पहुंचा दिया जाए। प्रताप में कितनी बड़ी, मतलब एक प्रकार से कहिए कि सनातन मूल्यों को कितने उनके दृढ़ मूल थे कि उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। प्रताप के बारे में हल्दी घाटी के युद्ध से भी ज्यादा भीषण उनका जो संघर्ष था वह अकबर ने बाद में स्वयं, यहाँ कुछ लोग इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने रहा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ष भर रहा। अकबर के यहाँ रहने के बाद जब वो चला गया तो उसने शाहबाज खां को भेजा और शाहबाज खां के साथ उसने हल्दी घाटी से अधिक संख्या में सेना नायक भेजे। मुझे भी उनके सबके नाम मैं पढ़ के सुना रहा हूं।
शाहबाज के खां के साथ भगवान दास यानी जयपुर के महाराजा, शाहबाज खां के साथ मान सिंह, शाहबाज खां के साथ सैयद हाशिम, पायंदा खां, सैयद कासिम, सैयद राजू, अलग असद तुर्कमान, गाजी खां बदख्शी, शरीफ खां अतगाह, मिर्जा खां खान खाना और गजरा चौहान, इतने सेना नायकों के साथ शाहबाज खां को भेजा और वो यहाँ बराबर मतलब प्रताप और मेवाड़ पर दबाव बनाता रहा। वह न तो प्रताप को गिरफ्तार कर पाया, न वो कुछ कर पाया, बल्कि एक बात और कि इतनी भीषण और बड़ी सेना, इतना सेनापतियों के बीच केलवाड़ा में शाहबाज खां की सेना के 4 हाथी, कई घोड़े और उनकी रसद प्रताप की सेना ने लूट ली थी। अब लोग कहते हैं कि प्रताप तो जंगलों में मतलब वो, तो वहां इतनी बड़ी सेना जो शाहबाज खां की आई थी उसको बुरी तरह से, और शाहबाज खां को अकबर ने 3 बार भेजा। बीच में एक बार तो शाहबाज खां ने यहां तक किया कि भगवान दास, राजा भगवान दास और मान सिंह को वापस भेज दिया, तुम जाओ। उसको विश्वास नहीं था, उसको था कि कहीं ये प्रताप की सहायता नहीं कर रहे हो। उसने सारे हिंदू और राजपूत सेनाओं में से सब सैनिकों को वापस भेज दिया और उसने फिर और अकबर से सेना मंगाई, लेकिन फिर भी वह इनको नहीं कर पाया। उसके साथ ही एक बात और यहाँ पर मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय शाहबाज खां इतने सेनापतियों के साथ प्रताप को पकड़ने के लिए घूम रहा था, उस समय डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो मुगलों ने अधीन कर लिए तो उनको प्रताप ने आक्रमण करके मुक्त कराया 1578 में। आप सोचिए कि उस समय भी प्रताप ने अपनी रणनीति में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रताप ने अपने हल्दी घाटी युद्ध के समय, युद्ध के पहले 9 युद्ध जीते और उसके बाद अपने देहावसान तक 18 युद्ध और जीते। इन 27 युद्धों में प्रताप ने सीधे स्वयं संघर्ष किया, कहीं इस प्रकार से लोगों को, दूसरे बाहरी लोगों को भेजकर, और उन्होंने नहीं किया। एक और बात जो विशेष रूप से मुझे लगता है कि हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि प्रताप ने उस समय में, प्रताप ने उस कालखंड में संपूर्ण मेवाड़ की जनता को इस प्रकार से एकजुट किया और सारे मेवाड़ के सामंत उनके साथ सतत युद्ध करते रहे और पड़ोसी राज्यों के, चाहे वो ईडर हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, और चाहे अन्य जितने भी उस समय के हमारे पड़ोसी राज्य थे, चाहे मारवाड़ के चंद्रसेन हो, सबको अपने साथ जोड़ने में प्रताप का व्यक्तित्व कैसा था। मतलब कोई ऐसा नहीं है प्रताप तलवार की धार पे ही सबको कर देते हैं। उनका बड़ा सम्मोहक और एक नेतृत्व क्षमता युक्त व्यक्तित्व था, जिससे कि वे इन सब लोगों को जोड़े रखने में सफल हुए थे। और एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्रताप ने मालवा में, मतलब जिस समय 1578 में शाहबाज खां उनको घेर के पकड़ने के उसमें था, उस समय उन्होंने मालवा में भामाशाह अपने सेनापति को भेजा। वो वाणिज्य वृत्ति के थे लेकिन योद्धा थे, और वो मालवा से लूट कर बड़ी राशि इतनी लाए कि 10 साल तक मेवाड़ की सेना का खर्च निकल सकता है। तो सोचिए कि अगर जिस समय हम कहते हैं प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, तो क्या उन्होंने इतनी बड़ी सेना लेकर मालवा पर मुगलों पर आक्रमण करके और उस लूट की राशि से अपनी सेना को वापस उन्होंने संगठित किया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात प्रताप ने उस समय की। उसके बाद भामाशाह का जो छोटा भाई था वह वहां मालवा में घायल हो गया था, तो 1580 में वे स्वयं गए मालवा, और मालवा से लेके चावंड तक जितनी मुगल चौकियां थी सबको तहस नहस करके जलाते हुए वे आए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रताप ने पूरे इस मेवाड़ क्षेत्र को सुरक्षा दी, मुगलों को नाको चने चबवाए। प्रताप के राज्यारोहण के समय या प्रताप के जीवन में मेवाड़ के जितने ठिकाने और जितना क्षेत्र था, वो
उनकी मृत्यु के समय यथावत हो गया था, सबसे उन्होंने मुगलों को निकाल दिया था। और जहाजपुर उनके जन्म के पहले से मुगलों के अधीन था। और मैं बीच में प्रसंग भूल गया था कि जगमाल जो चूंकि राज्यारोहण प्रताप का हो गया था, जगमाल एक प्रकार से विद्रोह करके अकबर के पास चला गया था और अकबर ने उसको जहाजपुर की जो रियासत दे दी। और 1588 में महाराणा प्रताप ने वो जहाजपुर को विजित कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप ने केवल चित्तौड़ के किले को छोड़ के चित्तौड़ की पूरी परिधि, संपूर्ण उदयपुर, संपूर्ण मेवाड़ को मुक्त करा लिया। और संपूर्ण मेवाड़ को मुक्त कराने के साथ जहाजपुर की तहसील जो मुगलों के पास थी उनके जन्म के पहले, वह भी उन्होंने जगमाल से लेकर और एक प्रकार से ले ली। अब देखिए, जिस समय उनका राज्यारोहण हुआ उसके बाद जगमाल, शक्ति सिंह, ये सभी मुगलों से मिल गए। ये सारे उसमें जिस कूटनीति सूझबूझ से उन्होंने किया, मुझे लगता है कि आज के दिन हमको भी प्रताप जैसा जीवित अमृत प्रताप अकबर को चाहिए था। और ऐसे में भी उन्होंने अपने संघर्ष को बराबर बनाए रखा। उस समय उनका बल और पराक्रम कैसा था, बहलोल खां को खड़ा चीर देना, या भाले से मानसिंह के हाथी पर आक्रमण करना, या सूरत में मुगल सेनापति को भाले और हाथी के तक उसको भाले को गाड़ देना। अमर सिंह जिसने मतलब जो है अपने भाले से सुल्तान खां अकबर के चाचा को उसके शरीर, उसका जिरा बख्तर, घोड़ा और जमीन तक को घुसा देना, तो क्या जो व्यक्ति जंगल जंगल भटकता हो, क्या इतना शौर्य पराक्रम उसमें और उसके परिवारजनों और उसके सेनापतियों में तो इसलिए कहीं भी प्रताप के मन में न हताशा थी। यह जो घास की रोटी और ये कवियों ने कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी उन्होंने अकबर को पत्र लिखा। ऐसा पूरा इतिहास में कहीं कोई 4 दिन भी ऐसा नहीं है कि जहां वो युद्धरत न रहे हों। और इसलिए अपनी 15 वर्ष की आयु 1555 से 1597 तक उन्होंने अपने देहावसान तक बराबर संघर्ष किया। तो हमें भी प्रताप के उस संघर्ष की कसम लेकर आज के दिन ये संकल्प करना चाहिए कि आज चाहे बंगाल में 60,000 लोग बंगाल के चुनाव के बाद झारखंड आदि अन्य प्रदेशों में शरण लेने को विवश हुए, हम देखते हैं कि असम में कई जगह बांग्लादेशी घुसपैठिए भी चुनाव लड़ लेते हैं। तो आज का संघर्ष अलग प्रकार का है, वैचारिक संघर्ष है, लोकतांत्रिक संघर्ष है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम आज देश में जिस प्रकार के संकट अलगाववाद के और आतंकवाद के हैं, उन सारे संकटों से देश को बाहर निकाल के ये स्वराज 75 के वर्ष में मुझे लगता है कि हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए। और अगर प्रताप ने संघर्ष नहीं किया होता तो अकबर ने पूरे हिंदुस्तान का मतांतरण कर दिया होता। थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन अकबर ने जो राव हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की लड़ाई में घायल हो गए थे और जब उनके सामने ले गए थे, बिल्कुल पूरे शरीर से रक्त बह रहा था, उस समय गाजी की उपाधि लेने के लिए उनका सिर काट दिया था और उसके बाद में एक मीनार बनवाई थी 1000 नरमुंडों को लगाकर और उस पर तलवार छुआकर गाजी की उपाधि ली थी। तो उसके मन में भी जो एक प्रकार का था, मुझे लगता है कि अकबर औरंगजेब नहीं बन पाया, उसमें बहुत बड़ा आधार प्रताप था। जैसे द्विध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका और सोवियत रूस 2 महाशक्तियां थी उस समय। महाराणा प्रताप और अकबर 2 महाशक्तियां थी और प्रताप के भय के कारण अकबर हिंदुस्तान की जनता पर वह अत्याचार नहीं कर पाया जो औरंगजेब ने किए, जबकि वह चाहता तो था। तो इसलिए निश्चित रूप से प्रताप की भूमिका संपूर्ण देश की स्वाधीनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। और नहीं तो यह वही 16वीं सदी है जिसमें पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, जिसका क्षेत्रफल आज भारत के क्षेत्रफल से 1.5 गुना है, वहां सारे मजहपित शैलेंद्र आदि हिंदू साम्राज्य थे, वहां मतांतरण हुआ। हम देखते हैं कि महाराजा जयपाल जिनकी राजधानी भटिंडा में थी, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान तक उनका शासन था। तो मुझे लगता है कि बृहत्तर भारत में जिस प्रकार से हमारे हाथ से निकले, यह जो प्रताप के कारण यह हमारा जो 733 ईस्वी से बापा रावल के काल से और 1947 में भारत निर्माण तक
जो पूरा इस देश की स्वतंत्रता को जो बनाए रखा, बापा रावल ने तो पूर्वी ईरान तक अरबों और तुर्कों का दमन किया था। और रावलपिंडी इसलिए बसाई थी, पास में तक्षशिला जो थी, तक्षशिला की सुरक्षा के लिए उन्होंने रावलपिंडी बसाई थी, इसलिए उसका नाम रावलपिंडी है। तो मैं जो है यह बापा रावल से लेकर थोड़ा सा हमीर का प्रसंग भी यहाँ कहना ठीक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय और उसके बाद उसका दक्षिण तक विजय के बाद एक भी हिंदू राजा इस देश में नहीं बचा था। उस समय हमीर निकला था सिसोदा से, उसने चित्तौड़ मुक्त कराया। सातवाहन निकले, विजयनगर साम्राज्य बना। तो एक प्रकार से यह जो प्रताप के पूर्वज हमीर से जो सिसोदा से आए, इसलिए वो सिसोदिया कहलाया। चित्तौड़ को मुक्त कराना भी भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह भी यहाँ आज हम उदयपुर में बात कर रहे हैं। औरंगजेब ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगदीश चौक में जगदीश मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भी उसके सैनिक आ गए थे और वहाँ 20 सैनिक शहीद हुए थे महाराणा राज सिंह के काल में, और जगदीश मंदिर की सुरक्षा हुई थी। तो मुझे लगता है कि यह जो पूरा 8वीं सदी से लेके स्वाधीन भारत बनने तक यह जो पूरा मेवाड़ का संघर्ष रहा है, उसको हमने स्मरण करके आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को सारे संकटों से मुक्त करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। आप सभी का आभार। बोल एकलिंग नाथ की, महाराणा प्रताप की। भाई साहब के विस्तृत रूप से मार्गदर्शन के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में विराजमान